चेरी, आड़ू, खुबानी और बेर के फूलों को गौर से देखिए। इनमें से कोई भी फूल दूसरे के साथ खिलने की जल्दी नहीं करता। कोई भी अपनी बहार को किसी और के मौसम से नहीं मिलाता। जापान में इसी सोच को कहते हैं ओबेतोरी, एक ऐसा प्राचीन जापानी दर्शन जो सिखाता है कि हर इंसान की अपनी एक अलग टाइमलाइन होती है, बिल्कुल उन फूलों की तरह जो अपने अपने मौसम में खिलते हैं। अगर आप भी हर रात यह सोचकर सोते हैं कि मेरी उम्र में लोग इतना आगे निकल गए और मैं अब भी वहीं खड़ा हूं, तो समझ लीजिए आप अपनी सर्दी की तुलना किसी और की बहार से कर रहे हैं। यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे यह हजारों साल पुरानी जापानी सोच आपकी उस टॉक्सिक तुलना को खत्म करके आपकी ग्रोथ के लिए एक साफ और स्ट्रक्चर्ड रास्ता बना सकती है। किसी और की सफलता आपको अपनी नाकामी क्यों लगती है? सोशल कंपैरिजन एक ऐसा जाल है जो आपकी क्रिएटिविटी को अंदर ही अंदर खा जाता है, लेकिन ओबेतोरी की यह वनस्पति प्रेरित सोच आपको आपकी अपनी अनोखी टाइमलाइन का एक ब्लूप्रिंट देती है। आज इस वीडियो के अंत तक आप 4 ऐसे ठोस सबक सीखेंगे जिनसे आप अपनी मानसिक शांति वापस पा सकते हैं और किसी और की हाईलाइट रील को देखकर अपनी जिंदगी तौलना बंद कर देंगे। ज्यादातर प्रोडक्टिविटी एडवाइस इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वह हर इंसान की अलग जैविक और मानसिक रफ्तार को नजरअंदाज कर देती है। ओबेतोरी की डिसिप्लिन को अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में उतार लें तो जो ईर्ष्या आपको अंदर से पैरालाइज करती है वह एक पर्सनल सिस्टम में बदल जाती है, असली सच्ची उपलब्धि का सिस्टम। तो चलिए बिना देर किए इस जापानी सीक्रेट को पूरी गहराई से समझते हैं, ताकि आप बाढ़ के उस पार झांकना बंद करके अपने ही बगीचे में खिलना सीख सकें। दोस्तों, ओबेतोरी एक जापानी शब्द है जो 4 अलग अलग पेड़ों के नामों से बना है। स्कुरा यानी चेरी ब्लॉसम, उमे यानी प्लम या बेर, मोमो यानी आड़ू और री यानी खुबानी। यह शब्द जितना सुंदर सुनने में है उतना ही गहरा इसका अर्थ भी है। इसका मूल भाव यह है कि ये चारों पेड़ वसंत ऋतु में अलग अलग समय पर अपने अपने तरीके से फूल देते हैं। सकुरा जल्दी खिलता है और कुछ ही दिनों में झड़ भी जाता है। उमे उससे पहले ही कड़ाके की सर्दी में खिलना शुरू कर देता है। मोमो और री का अपना अलग समय और अपना अलग रंग रूप होता है। कोई भी पेड़ दूसरे की नकल नहीं करता, कोई भी जल्दी खिलने की होड़ में नहीं पड़ता, और सबसे जरूरी बात, कोई भी पेड़ यह सोचकर परेशान नहीं होता कि बाकी तीनों खिल गए, मैं अभी तक क्यों नहीं खिला। यह सोच मूल रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से निकली है, खासकर जन बौद्ध परंपरा से, जहां प्रकृति को हमेशा जीवन के सबसे बड़े शिक्षक के रूप में देखा गया है। जापानी संस्कृति में सदियों से यह विचार रचा बसा है कि हर व्यक्ति की अपनी एक स्वाभाविक प्रकृति, जिसे होन्शो कहा जाता है, होती है, और असली संतोष तभी मिलता है जब इंसान अपनी उसी प्रकृति के अनुसार जिए, न कि समाज के बनाए किसी सांचे में खुद को ढालने की कोशिश करे। अब जरा सोचिए, हम इंसान इस साधारण सी सच्चाई को कितनी बार भूल जाते हैं। स्कूल में हमें बताया जाता है कि फलां उम्र तक फलां क्लास पास करनी है। कॉलेज में बताया जाता है कि फलां उम्र तक नौकरी लग जानी चाहिए। समाज में बताया जाता है कि फलां उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, फलां उम्र तक घर खरीद लेना चाहिए, फलां उम्र तक इतने पैसे जोड़ लेने चाहिए। हम एक ऐसी रेस में दौड़ते चले जाते हैं जिसका ट्रैक हमने खुद नहीं बनाया, जिसके नियम हमने खुद तय नहीं किए, और जब हम इस रेस में पीछे रह जाते हैं या हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पीछे रह गए हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। यही बेचैनी आगे चलकर ओवरथिंकिंग, चिंता और कई बार डिप्रेशन तक का रूप ले लेती है। ओबेतोरी हमें यही सिखाता है कि यह पूरी तुलना ही बुनियादी तौर पर गलत है। एक चेरी के पेड़ की तुलना एक बेर के पेड़ से करना ही अपने आप में बेतुका है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की जरूरतें अलग हैं, दोनों का मौसम अलग है और दोनों का उद्देश्य भी अलग है। बिल्कुल वैसे ही आपकी तुलना आपके किसी सहकर्मी से, किसी दोस्त से या सोशल मीडिया पर दिखने वाले किसी अजनबी से करना भी उतना ही बेतुका है। आप दोनों अलग मिट्टी में उगे हैं, अलग पानी पिया है, अलग धूप छांव झेली है और अलग रास्तों से गुजरे हैं। फिर एक ही पैमाने पर तुलना कैसे उचित हो सकती है? आज की डिजिटल दुनिया में यह समस्या और भी विकराल हो गई है। पहले के जमाने में इंसान की तुलना सिर्फ अपने आस पड़ोस या गांव कस्बे के लोगों से होती थी। आज हमारे सामने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की हाईलाइट रील 24 घंटे मौजूद रहती है। इंस्टाग्राम पर कोई 22 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, लिंक्डइन पर कोई 25 की उम्र में सीईओ बन गया, यूट्यूब पर कोई 20 की उम्र में वर्ल्ड टूर कर रहा है। हम इन सारी तस्वीरों को देखकर अनजाने में अपनी असली, अधूरी, संघर्षों से भरी जिंदगी की तुलना उनकी चुनी हुई, सजाई हुई, फिल्टर लगी तस्वीरों से करने लगते हैं। यह तुलना कभी निष्पक्ष नहीं होती
और इसीलिए यह हमेशा हमें हारा हुआ ही महसूस कराती है। यहीं पर उबैतोरी का दर्शन हमारी मदद के लिए आता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस तरह प्रकृति में हर फूल का अपना समय, अपना रंग और अपनी खूबसूरती होती है, उसी तरह हर इंसान की जिंदगी में भी अपना समय, अपना रास्ता और अपनी सफलता की परिभाषा होती है। सवाल यह नहीं है कि आप कब खिलते हैं, सवाल यह है कि जब आपका समय आए तब आप पूरी तरह खिलने के लिए तैयार हों या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं उन 4 ठोस सबकों की जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। पहला सबक है, तुलना एक भ्रम है, कोई तथ्य नहीं। जब हम किसी और की सफलता देखकर खुद को असफल महसूस करते हैं तो हम असल में एक बहुत बड़ी मानसिक गलती कर रहे होते हैं। हम किसी और की जर्नी के एक पल की तुलना अपनी पूरी जर्नी से कर रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का सिर्फ आखिरी सुखद दृश्य देखकर यह मान लेना कि पूरी फिल्म में कोई संघर्ष ही नहीं था। लेकिन हकीकत में हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं, ठोकरों, आंसुओं और अनगिनत रातों की मेहनत की एक लंबी कहानी छिपी होती है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। जैन बौद्ध धर्म में एक बहुत खूबसूरत कहावत है, तुलना ही चोरी है। यह आपके आज के आनंद को चुरा लेती है। जब आप अपनी आज की खुशी को किसी और की कल की उपलब्धि के साथ तौलते हैं तो आप अपने वर्तमान क्षण से पूरी तरह कट जाते हैं। आपका दिमाग न तो वर्तमान में रहता है, न भविष्य की सही योजना बना पाता है। वह सिर्फ एक काल्पनिक और लोग कहाँ पहुंच गए की दौड़ में उलझा रहता है। मनोविज्ञान में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहा जाता है, जिसे 1964 में मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने प्रस्तुत किया था। इस थ्योरी के अनुसार इंसान का स्वभाव है कि वह अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को समझने के लिए दूसरों से तुलना करता है। यह तुलना 2 तरह की होती है, अपवर्ड कंपैरिजन यानी अपने से बेहतर स्थिति वाले व्यक्ति से तुलना करना, और डाउनवर्ड कंपैरिजन यानी अपने से कमजोर स्थिति वाले व्यक्ति से तुलना करना। आज के सोशल मीडिया युग में हम लगातार अपवर्ड कंपैरिजन के जाल में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारी फीड हमेशा सबसे चमकदार, सबसे सफल, सबसे खूबसूरत तस्वीरों से भरी रहती है। इसका सीधा असर हमारे आत्मसम्मान, हमारी खुशी और हमारी मानसिक शांति पर पड़ता है। वो बैतौरी हमें सिखाता है कि इस पूरी तुलना की प्रक्रिया से बाहर निकल जाना ही असली मुक्ति है। जब सकुरा का फूल खिलता है तो वह यह नहीं देखता कि ऊमे का फूल कितने दिन पहले खिल चुका है। वह सिर्फ अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने समय पर पूरी शिद्दत से खिलता है। अगर वह ऊमे से तुलना करने में समय बर्बाद करे तो शायद उसका अपना खिलना भी अधूरा रह जाए। इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला व्यावहारिक तरीका है जागरूक अवलोकन। जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि फलां व्यक्ति मुझसे आगे निकल गया, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उसकी पूरी कहानी जानता हूं या सिर्फ उसका एक चमकदार पल देख रहा हूं? यह सवाल आपको तुरंत भ्रम और सच्चाई के बीच का फर्क समझा देगा। दूसरा व्यावहारिक तरीका है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सचेत सीमाएं लगाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप उसे एक जागरूक इंसान की तरह इस्तेमाल करें, न कि एक आदतन स्क्रॉलर की तरह। जब भी आपको लगे कि किसी पोस्ट को देखकर आपके मन में हीन भावना आ रही है, तुरंत उस ऐप को बंद कर दीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। यह एक छोटी सी आदत आपकी मानसिक शांति में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। दूसरा सबक है, जिंदगी के हर मौसम यानी हर फेज का अपना एक खास उद्देश्य होता है और उसे जल्दबाजी में पार करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है। अगर आप बेर के पेड़ को जबरदस्ती चेरी की तरह जल्दी खिलने पर मजबूर करें तो या तो वह पेड़ मुरझा जाएगा या फिर उसके फूल अधूरे और कमजोर होंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने जीवन के किसी फेज को, चाहे वह पढ़ाई का दौर हो, करियर की शुरुआत हो या किसी रिश्ते का निर्माण हो, जबरदस्ती जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम उस फेज से मिलने वाले जरूरी सबक और अनुभव से खुद को वंचित कर लेते हैं। जापानी संस्कृति में एक और खूबसूरत अवधारणा है जिसे मां चियान कहते हैं। इसका मतलब है 2 चीजों के बीच का खाली स्थान, वह ठहराव जो किसी भी रचना, किसी भी कला और किसी भी जीवन यात्रा के लिए उतना ही जरूरी है जितना खुद वे चीजें। एक जापानी बगीचे में पत्थरों के बीच की खाली जगह, एक संगीत रचना में 2 सुरों के बीच की खामोशी या एक चाय समारोह में हर हरकत के बीच का ठहराव, यह सब मां का ही हिस्सा है। हमारी जिंदगी में भी वह दौर जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, असल में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना वह दौर जब सब कुछ तेजी से घटित हो रहा होता है। सोचिए, सर्दियों में ऊमे का पेड़ बाहर से बिल्कुल सूखा और निष्क्रिय दिखता है।
लेकिन उसकी जड़ों में, उसकी छाल के भीतर, वह अगले वसंत में खिलने के लिए जरूरी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा होता है। अगर हम सिर्फ ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि यह पेड़ पीछे है, स्थिर है, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन असल में यही वह दौर है जो उसके आने वाले खिलने की नींव रखता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई दौर आते हैं, जब आप बेरोजगार होते हैं और नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, जब आप किसी रिश्ते के टूटने के बाद खुद को समेट रहे होते हैं, जब आप किसी नए स्किल को सीखने की धीमी, थकाऊ प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। इन दौरों में बाहर से भले ही कुछ खास होता ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आप वह नींव रख रहे होते हैं जिस पर आपका भविष्य टिकेगा। इस सबक का व्यावहारिक उपयोग यह है कि आप अपनी जिंदगी के हर फेज को एक मौसम की तरह देखना सीखें, न कि एक रेस की तरह। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो खुद से पूछिए, इस मौसम का मुझे क्या सिखाना है? इस ठहराव में मैं क्या इकट्ठा कर सकता हूं ताकि जब मेरा असली खिलने का समय आए तब मैं पूरी तरह तैयार रहूं? यह नजरिया आपकी बेचैनी को धैर्य में बदल देता है और आपकी ओवर थिंकिंग को एक सार्थक आत्मचिंतन में तब्दील कर देता है। एक और व्यावहारिक तरीका है हर 3 महीने में खुद के साथ एक मौसम समीक्षा करना। एक डायरी में लिखिए कि पिछले 3 महीनों में आपने क्या सीखा, आपने किन भावनाओं से गुजरना सीखा और आपने अपने भीतर कौन सी ताकत खोजी। यह अभ्यास आपको यह याद दिलाता रहेगा कि आप हमेशा किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही वह प्रगति बाहर से दिखाई न दे। तीसरा सबक है असली सफलता किसी बाहरी मापदंड को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनी खुद की प्रकृति को पूरी तरह समझने और उसके अनुसार जीने में है। चेरी का फूल कभी यह तय नहीं करता कि मुझे बेर के फूल जैसा बनना है, क्योंकि उसकी खुशबू ज्यादा तेज है। वह अपनी ही तरह की खूबसूरती के साथ खिलता है और यही उसकी असली शक्ति है। लेकिन हम इंसान अक्सर अपनी असली प्रकृति को नजरअंदाज करके समाज के बनाए किसी आदर्श सांचे में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। कोई इंजीनियर बनने की चाहत में कलाकार बनने का सपना दबा देता है। कोई शांत स्वभाव का इंसान एक्सट्रोवर्ट बनना ही सफलता की निशानी है। इस झूठी धारणा के दबाव में खुद को बदलने की कोशिश करता रहता है। कोई धीमी, गहरी सोच वाला इंसान तेज तर्रार दुनिया के दबाव में खुद को कमतर समझने लगता है। जापानी दर्शन में इस आत्मज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। इकिगाई जैसी अवधारणा, जिसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो, भी इसी विचार पर आधारित है कि हर इंसान के पास कुछ ऐसा खास होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है, और असली संतोष तभी मिलता है जब वह उस खास चीज को पहचान कर उसी दिशा में आगे बढ़े। उबैतोरी इसी विचार को एक कदम आगे ले जाता है। यह सिर्फ यह नहीं कहता कि अपनी खास चीज को खोजो, बल्कि यह भी कहता है कि उस खोज की प्रक्रिया में किसी और से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की खोज की प्रक्रिया अलग होती है। अपनी प्रकृति को पहचानने का पहला कदम है ईमानदार आत्मनिरीक्षण। खुद से पूछिए, मुझे किस काम को करते समय समय का एहसास नहीं होता? मैं किन विषयों के बारे में बिना थके घंटों बात कर सकता हूँ? मुझे किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है और किन में सबसे ज्यादा थकान? इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे आपकी असली प्रकृति की ओर इशारा करने लगेंगे। दूसरा कदम है अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करना। समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऊंचा पद और मोटी तनख्वाह। लेकिन हो सकता है आपके लिए असली सफलता का मतलब हो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, या किसी रचनात्मक काम में खुद को पूरी तरह डुबो देना, या मानसिक शांति के साथ एक साधारण संतुलित जीवन जीना। जब तक आप अपनी सफलता की परिभाषा किसी और के पैमाने से उधार लेते रहेंगे, तब तक आप कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी दूर तक क्यों न पहुंच जाएं। तीसरा कदम है अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि अपनी कमजोरियों को दूसरों की ताकतों से नापना। हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं और यह पूरी तरह सामान्य है। लेकिन जब आप अपनी खामियों की तुलना किसी और की खूबियों से करने लगते हैं, तो आप एक असंभव लड़ाई लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान की खूबियां और खामियां अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। बेहतर यह है कि आप अपनी उन खूबियों को पहचानें जिन्हें आप अक्सर हल्के में लेते हैं और उन्हें और निखारने पर ध्यान दें। चौथा और सबसे गहरा सबक है प्रकृति में जैसा भरोसा और धैर्य होता है, वैसा ही भरोसा और धैर्य हमें अपनी खुद की यात्रा पर भी रखना सीखना होगा। आपने कभी किसी पेड़ को यह चिंता करते नहीं देखा होगा कि मैं समय पर फूल नहीं दे पाऊंगा। पेड़ बस अपनी जड़ों को गहरा करता है, अपनी शाखाओं को फैलाता है, अपनी पत्तियों से सूरज की रोशनी सोखता है
और भरोसा रखता है कि सही समय आने पर वह खिलेगा ही। यह भरोसा किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों की गहरी समझ से आता है। हमारी ओवरथिंकिंग की जड़ में अक्सर यही अविश्वास छिपा होता है। यह डर कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। यह चिंता कि समय हाथ से निकला जा रहा है। यह बेचैनी कि मुझे अभी इसी वक्त कुछ बड़ा हासिल कर लेना चाहिए। यह मानसिकता हमें लगातार एक ऐसी दौड़ में धकेलती रहती है जिसका न कोई अंत है, न कोई असली संतोष। उबैतौरी हमें सिखाता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी है। जब आप यह भरोसा कर लेते हैं कि आपकी अपनी टाइमलाइन आपकी अपनी प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आपकी बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कुछ न करें। इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहें, लेकिन नतीजों को लेकर वैसी बेचैनी न पालें जैसी एक पेड़ अपने फूल खिलने के दिन को लेकर नहीं पालता। इस सबक को अपनाने का एक व्यावहारिक तरीका है रोजाना 5 मिनट का जड़ों पर ध्यान अभ्यास। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक पेड़ हैं। आपकी जड़ें जमीन में गहरी जा रही हैं। यह आपके रोज के छोटे छोटे प्रयास हैं, आपकी सीख है, आपका अनुभव है। ये जड़ें अभी दिखती नहीं, लेकिन यही आपके भविष्य के फूलों की नींव है। इस अभ्यास से आपको यह एहसास होता है कि आपकी आज की मेहनत बेकार नहीं जा रही, भले ही उसका फल अभी दिखाई न दे। दूसरा व्यावहारिक तरीका है नियंत्रण का दायरा समझना। आपके नियंत्रण में सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी सीख, आपका रवैया और आपके फैसले हैं। नतीजे कब आएंगे, दुनिया आपको कब पहचानेगी, आपका वसंत कब आएगा, यह सब पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। जब आप अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो आपके नियंत्रण में हैं और बाकी चीजों को प्रकृति की गति पर छोड़ देते हैं, तो आपकी ओवरथिंकिंग काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, इस दर्शन को और गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। जापान में एक पुरानी लोक कथा है जिसमें एक युवा भिक्षु अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, मेरे सारे साथी भिक्षु मुझसे पहले ध्यान में गहराई तक पहुंच गए हैं, मैं इतना पीछे क्यों हूं? गुरु उसे बगीचे में ले जाते हैं जहां चेरी, ऊमे, मोमो और री के पेड़ लगे होते हैं। गुरु पूछते हैं, इनमें से कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? शिष्य हैरान होकर कहता है, गुरुजी, ये सवाल ही गलत है। हर पेड़ अपने तरीके से सुंदर है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो फिर खुद की तुलना अपने साथी भिक्षुओं से करना कैसे सही हो सकता है? यह छोटी सी कहानी हमें बहुत गहरा सबक सिखाती है। जिस स्पष्टता से हम प्रकृति में विविधता को स्वीकार करते हैं, वही स्पष्टता हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को देखते समय क्यों खो देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि प्रकृति से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, लेकिन इंसानों से हम खुद को लगातार नाप तौल में उलझाए रखते हैं। ओबैतौरी हमें यही सिखाता है कि यह नाप तौल छोड़कर प्रकृति जैसी स्वीकृति की भावना अपनी जिंदगी में भी लानी चाहिए। अब तक हमने ओबैतौरी के 4 गहरे सबक समझे। अब बात करते हैं कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यावहारिक रूप से कैसे उतारा जाए, ताकि यह सिर्फ एक सुंदर दार्शनिक विचार बनकर न रह जाए, बल्कि आपके जीने के तरीके का हिस्सा बन जाए। सबसे पहला कदम है सुबह की बिना तुलना शुरुआत। दिन की शुरुआत में उठते ही सबसे पहले फोन उठाकर सोशल मीडिया न देखें। इसकी जगह 5 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद से पूछें, आज मैं अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे आगे बढ़ सकता हूं? यह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की मानसिक स्थिति को बदल सकती है। दूसरा कदम है एक फूल एक दिन जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले एक डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखें कि आज आपने अपनी प्रकृति के अनुसार क्या छोटा सा कदम उठाया। यह किसी और से तुलना किए बिना सिर्फ आपकी अपनी यात्रा पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा कदम है सीजनल गोल सेटिंग। इसकी जगह कि आप खुद पर एक जैसी कठोर, हर हाल में पूरी करने वाली डेडलाइन थोपें, अपने लक्ष्यों को मौसम के हिसाब से लचीला बनाएं। सोचें कि यह मेरी सर्दी का दौर है जहां मैं जड़ें मजबूत कर रहा हूं, या यह मेरे खिलने का समय है जहां मुझे अपनी मेहनत को दुनिया के सामने लाना है। यह नजरिया आपको खुद पर अनावश्यक दबाव डालने से बचाता है। चौथा कदम है तुलनात्मक भाषा को अपनी सोच से हटाना। मुझे उसकी तरह बनना है, मैं उससे पीछे हूं, काश मेरे पास भी वो होता। ऐसे वाक्यों की जगह इन्हें बदलें, मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हूं, मेरी यात्रा अलग है इसलिए अतुलनीय है, मेरे पास जो है उसी से मुझे अपना सबसे बेहतरीन रूप बनाना है।
भाषा बदलने से सोच भी धीरे धीरे बदलती है। 5वां कदम है अपने आसपास एक ऐसा समुदाय बनाना जो प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना रखता हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो एक दूसरे की सफलता से ईर्ष्या नहीं बल्कि खुशी महसूस करते हों। यह माहौल आपकी ओबेतौरी की सोच को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। 6ठा कदम है नियमित रूप से प्रकृति के करीब समय बिताना, चाहे वह किसी पार्क में टहलना हो या अपने घर की बालकनी में कुछ पौधे लगाना हो। प्रकृति के करीब रहने से हमें बार बार यह याद आता है कि विविधता ही जीवन का नियम है और हर जीव अपने अपने समय पर फलता फूलता है। अब यहाँ एक जरूरी और संतुलित बात भी समझ लेते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह की तुलना बुरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुलना का एक स्वस्थ रूप भी होता है जिसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणादायक तुलना कहते हैं। जब आप किसी की सफलता को देखकर यह सोचते हैं, अगर उसने यह कर दिखाया तो शायद मैं भी अपने तरीके से कुछ बेहतर कर सकता हूं, तब यह तुलना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फर्क सिर्फ नियत और नजरिए का है। अगर तुलना आपके अंदर ईर्ष्या, हीन भावना और निराशा पैदा करती है तो वह टॉक्सिक है। लेकिन अगर वही तुलना आपके अंदर प्रेरणा, सीखने की इच्छा और उम्मीद जगाती है तो वह स्वस्थ है। ओबेतौरी का असली संदेश यह नहीं है कि आप दूसरों से पूरी तरह आंखें मूंद लें, बल्कि यह है कि आप दूसरों की सफलता को अपनी असफलता का सबूत मानना बंद कर दें। दूसरों को अपने लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएं, अपनी कीमत आंकने का पैमाना नहीं। दोस्तों, अगर हम पूरे वीडियो का सार एक वाक्य में समेटें तो वह ये होगा, आपकी जिंदगी किसी और की जिंदगी से होड़ नहीं है। यह पूरी तरह आपकी अपनी अनोखी यात्रा है। चेरी के फूल को अपने खिलने पर कोई शर्म नहीं आती, भले ही वह उमे के फूल से बाद में क्यों न खिले। बेर के पेड़ को कोई पछतावा नहीं होता कि उसने सर्दियों में ही अपनी शुरुआत क्यों की। हर पेड़ अपने समय पर अपनी पूरी शान के साथ खिलता है और यही उसकी असली खूबसूरती है। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। शायद आपका खिलना 25 की उम्र में हो, शायद 35 की उम्र में, शायद 50 की उम्र में, और यह पूरी तरह ठीक है। जरूरी यह नहीं कि आप कब खिलते हैं, जरूरी यह है कि आप अपनी जड़ों को मजबूत करते रहें, अपनी प्रकृति के प्रति ईमानदार रहें और भरोसा रखें कि आपका मौसम जरूर आएगा। अगली बार जब आपका मन किसी और की सफलता देखकर उदास होने लगे तो याद कीजिए उन चेरी, आड़ू, खुबानी और बेर के फूलों को। याद कीजिए कि आप बाढ़ के उस पार नहीं, अपने ही बगीचे में खिलने के लिए बने हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे बड़ा राज यही है। तुलना छोड़िए, अपने मौसम पर भरोसा रखिए और अपनी असली प्रकृति के अनुसार जीना सीखिए। अगर आज की यह जापानी सोच ओबेतौरी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जो आज ओवरथिंकिंग और टॉक्सिक तुलना से जूझ रहे हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपकी जिंदगी का मौसम अभी कौन सा है? क्या आप अभी जड़ें मजबूत कर रहे हैं या खिलने की तैयारी में हैं? अगर आपको जापानी दर्शन और माइंडफुलनेस से जुड़ी ऐसी और गहरी किताबों के सार सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अभी इस सोच की जरूरत है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है यही एक वीडियो उसकी सोच बदलने की शुरुआत बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी किताब के सार के साथ। तब तक के लिए अपनी तुलना छोड़िए, अपने मौसम पर भरोसा रखिए और अपने ही अंदाज में खिलते रहिए। धन्यवाद।